तो पिछले सेशन में हमने षड रिपुओं की बात करी थी। षड अरि, काम, क्रोध, लोभ। फिर इसमें हमने देखा था मान, हर्ष, मद, ये हमने देखे थे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे और इस पर काफी चर्चा करी थी कि क्यों ये षड रिपु से हमें ध्यान रखना चाहिए। गीता का कॉन्टेक्स्ट दिया था, ये सब हमने करा था। आज अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ग्रुप में एक नया हिंदी का पीडीएफ शेयर करा है, पर आज हम लोग जो पुराना वाला है वही यूज करेंगे। अगले सेशन से फिर हम वो नया वाला यूज करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ तो नोट्स इसमें बना रखे थे, तो अभी आई थिंक यू कैन यूज द सेम। फिर अगले इसमें हम चेंज करेंगे। तो अब हम हैं 7वें अध्याय पर, पेज नंबर 33। जो पीडीएफ हम पढ़ रहे हैं उसका पेज नंबर 33, 7वां अध्याय, राज ऋषि का व्यवहार, ये उसका टॉपिक है। तो इसमें अब वो क्या कह रहे हैं, तस्माद अरि षड वर्ग त्यागेन इंद्रिय जयम कुर्वीतः। हमने ये जो विनय, ये सारा जो एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, उससे क्या होता है, विनय, उससे विनय आए, ह्यूमिलिटी आए। उसका भी हेतु क्या है, तो हमने देखा था उसका हेतु है इंद्रिय जय। तो इंद्रिय जय का क्या अर्थ है कि हमारे सारे सेंसेस पर जो डिजायर्स हैं, कामनाएं हैं, उसको हम लिमिट में रखें, अति ना करें। मैं सब लोग अपने आप को म्यूट में डाल देंगे क्या, ताकि डिस्टर्बेंस ना आए रिकॉर्डिंग में भी। हाँ, तो हमने वो षड रिपुओं की बात करी थी। तो ये कह रहे हैं कि षड रिपुओं को त्याग कर, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अच्छा, त्याग कर मतलब ऐसा तो नहीं होने वाला है कि आपको कभी क्रोध ही ना आए, आपको कभी मोह ही ना हो, आपको कभी कामना ही ना हो। नहीं नहीं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। हमेशा ओवर इंडल्जेंस इज द इशू। जब वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, जब वो डिफाइन कर रहे थे इसको कि इंद्रिय जय किससे हो, या इंद्रिय जय जब ना हो तो क्या अर्थ होता है, तो वो बहुत क्लियरली कहते हैं कि ओवर इंडल्जेंस इज अ प्रॉब्लम। अति सर्वत्र सर्वत्र वर्जे। लिमिट में तो हम सबको थोड़ा बहुत तो कामना, डिजायर नहीं होगा तो क्या होगा, काममय एवं पुरुषः। तो कामना तो होगी, पहले कामना हो, उसी से ही जगत की उत्पत्ति भी होती है। जो भी कहते हैं कि जब ब्रह्म को कामना हुई, उनमें जब कामना जागी, तभी ही जगत की भी उत्पत्ति हुई। तो कामना का भी अपना स्थान है, पर वो इतना अति ना हो जाए कि हम वो सर्कल में चले जाए। काम कामात भवति क्रोध, क्रोधात स्मृति विभ्रम, सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम, जो हमने देखा था। वो जो पूरा सर्कल है ना, बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, वो वाला ना हो जाए, उतना ध्यान रखना है। क्रोध का भी अपना स्थान है, सही। अगर कोई गलत काम आपके सामने हो रहा है तो उस पर आपको क्रोध भी आना आवश्यक है। क्रोध होगा तो आप उसके रिटेलिएशन करेंगे, है ना। अच्छा, आप ये क्रोध है, जस्टिफाइड क्रोध, ये भी आना चाहिए। इतने हद तक नहीं कि आप स्वयं उस क्रोध में चल जाओ, पर उसका भी अपना स्थान है, ठीक है। हर्ष का भी अपना स्थान है, सेल्फ रिस्पेक्ट का भी अपना स्थान है। इशू हो जाता है जब वो सारा लिमिट क्रॉस करता है, ओवर इंडल्जेंस। पिछले में हमने कौन सा शब्द उसमें देखा था, अविप्रतिपत्ति। अविप्रतिपत्ति, अविप्रतिपत्ति होना चाहिए, मतलब ओवर इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए। विप्रतिपत्ति मतलब ओवर इंडल्जेंस। नॉट टू से कि होना ही नहीं चाहिए, जस्ट टू अंडरस्कोर दैट पॉइंट, ठीक है। ये सारे होंगे, ये सारे इवोल्यूशनरी भाव है, इवोल्यूशनरी इमोशंस है, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओन ग्रोथ, फॉर आवर प्रोटेक्शन। इसका होना आवश्यक है, बट ये जब ओवर हो जाए तभी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये हम इसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था। तो वो कह रहे हैं कि ये सारे जो षड रिपु जो है, वो रिपु ही तब बनते हैं जब वो ओवर, अति में जाते हैं। तो इनका त्याग कर कर इंद्रियों पे जय पाओ। इंद्रिय जय कुर्वीतः, षड रिपु, षड अरि त्यागे ना इंद्रिय जय कुर्वीतः। फिर और क्या करो, फिर वो कहते हैं वृद्ध संयोगेन प्रज्ञाम, चारेण चक्षुः, उत्थानेन योगक्षेम साधनम, कार्यानुशासनेन स्वधर्म स्थापनम, विनयम विद्या उपदेशेन, लोकप्रियत्वम अर्थ संयोगेन हितेन वृत्तिम। अब वो कह रहे हैं कि एक जो राजा है, हम राजा के व्यवहार की बात करें तो राजा ने सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, ये जो षड रिपु है उनको दूर रखकर इंद्रियों पर जय पाना चाहिए, ये पहली बात। दूसरा वो कह रहे हैं वृद्ध संयोगेन प्रज्ञाम। वृद्ध संयोग हमने पिछले इसमें भी देखा था, वृद्ध संयोग मतलब बूढ़ों से संयोग, ये तो अर्थ है ही, पर
विद्या में वृद्ध, जो समझ में अपन से ज्यादा वृद्ध हो, उनसे सहयोग, जो समझदार हो, जो अपने से ज्यादा, जिनको विवेक बुद्धि हो, ऐसे लोगों से संयोग, ऐसे लोगों से सत्संग करके क्या करो, अपनी प्रज्ञा, अपने बुद्धि का विकास करते रहो। ठीक है, तो उससे बुद्धि का विकास करो। फिर चारेण चक्षु, चक्षु मतलब आंख, चार, चार जो होते हैं, चार का अर्थ है स्पाई। तो वो ये कह रहे हैं कि आपका जो स्पाई नेटवर्क है, उनको अपनी आंख बनाकर ध्यान रखा जाए कि आपके देश में और बाहर क्या चल रहा है। वेरी प्रैक्टिकल टिप। एक राजा के लिए ये भी उतना ही आवश्यक है, टू बी कनेक्टेड टू योर किंगडम, टू द ग्राउंड एंड टू एक्टिविटीज हैपनिंग बोथ इन योर किंगडम एंड आउटसाइड योर किंगडम। तो आपका जो स्पाई नेटवर्क है, और इसके बारे में तो और ये डिटेल में अब और आएगा, अपना जो स्पाई नेटवर्क है उसको अपनी आंखें बनाकर रखिए ताकि आपको ये सब जानकारी मिलती रहे। फिर उत्थानेन योगक्षेम साधनम। उत्थान का अर्थ होता है उद्योग। उद्योग मतलब एफर्ट, एंटरप्राइज, आप जो भी उस शब्द को, कि परिश्रम, उद्योग, एंटरप्राइजिंग, कुछ काम करते रहने से उससे क्या होगा, योगक्षेम साधनम। योगक्षेम का हमने अर्थ देखा था प्रॉस्पेरिटी एंड वेलफेयर। तो जब उद्योग होगा, एंटरप्राइज होगा, काम होता रहेगा, कार्य होता रहेगा, तभी ही उससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो उद्यम से, उद्योग से, एंटरप्राइज से आपका जो समाज है, आपका जो राज्य है, उसको, उसका योगक्षेम साधना बढ़ाते रहिए, उसको प्रॉस्परस करते रहिए। फिर कार्य अनुशासन स्वधर्म स्थापना, डिसिप्लिन से, अपने स्वयं के कार्य के डिसिप्लिन से भी, एक राजा का भी डिसिप्लिन होना उतना ही आवश्यक है। तो अपना जो स्वधर्म है, उसे जो राज्य का पालन करने का काम है, वो डिसिप्लिन पूर्वक, समझ पूर्वक, डिसिप्लिन पूर्वक उसे करते रहना चाहिए। और वो जब अपना काम सही से करेगा, तब समाज में बाकी जो जनता है वो भी अपने स्वधर्म में स्थापित रहेगी और डिसिप्लिन पूर्वक काम करेगी। तो राजा हैज टू ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। ऐसे नहीं कि मैं तो जो करूंगा करूंगा, मस्त मदिरा पी के मस्त रहूंगा, बाकी लोग काम करें, ये कभी हो ही नहीं पाता। और जब ऐसी वृत्ति हो जाती है, तब उस राज्य का नाश होना निश्चित है ना। ये तो हम जानते हैं, इसमें दिस डजंट रिक्वायर एनी प्रूफ, वी नो इट। तो खैर, तो फिर विनयम विद्या उपदेशनम। विनय, विनय हमने देखा था, विनय के बहुत अलग अलग अर्थ है। विनय का अर्थ डिसिप्लिन भी होता है, विनय का अर्थ ट्रेनिंग भी होता है, ह्यूमिलिटी भी होती है। बेसिकली वो जो क्वालिटी है विच अलाउज यू टू कीप लर्निंग, वो कैसे करो, विद्या के रेगुलर उपदेश से। लर्निंग नेवर स्टॉप्स, इसीलिए ये जो तैत्तिरीय उपनिषद में भी है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रवदितव्यम। आप और कुछ भी करो, साथ में आप यज्ञ करो, आप घर बचाओ, आप गृहस्थ जीवन में जाओ, बच्चे पैदा करो, कामकाज करो, सब कुछ करो, परंतु क्या ना करो, स्वाध्याय और प्रवचन, इसको ना छोड़ो। लर्निंग हैज टू गो ऑन। स्वाध्याय मां प्रवदितव्यम, मां मतलब मत, प्रमद, उसमें प्रमाद मत करो, उसे छोड़ो मत। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रवदितव्यम। और वो क्योंकि एक शिक्षक से कह रहे हैं, इसलिए वो प्रवचन की भी बात कर रहे हैं कि स्वयं भी पढ़ो और पढ़ाते भी रहो, बट बाकी सबके लिए स्वयं पढ़ते रहो, ये तो आवश्यक है। अच्छा, अब ये पढ़ते रहना मतलब मैं फिक्शन पढ़ता हूँ, दैट्स गुड इनफ, नो, दैट इज नॉट व्हाट इट मीन्स। दैट मीन्स कि आपकी जो सेल्फ स्टडी, जो स्वाध्याय कुड बी आध्यात्मिक, दैट हेल्प्स यू इवॉल्व एज अ पर्सन, उस प्रकार का विद्या अर्जन करते रहना चाहिए। ठीक है, डोंट एवर लीव दैट। तो इसमें भी वही कह रहे हैं कि आपका जो विनय है, जो ह्यूमिलिटी है, उसको बढ़ाते रहो, ट्रेनिंग को बढ़ाते रहो, रेगुलर पढ़ाई करते रहना। लोकप्रियत्वम अर्थ संयोगेन। लोकप्रियत्वम, आपकी जो प्रजा है उसे खुश रखो। खुश कैसे रखोगे, उनका वेलफेयर करके। वेलफेयर कैसे होगा, जब आप उसमें, उनमें इन्वेस्ट करोगे। जब, और वो इन्वेस्ट करोगे मतलब क्या, उनके अच्छे कार्यों के, उनके खुशी के लिए, उनको काम आए ऐसे कार्य करके, उसके लिए पैसा, जो अर्थ है, उसका उपयोग आप उनको अच्छे लगे ऐसे कामों में कर आप करोगे। उनका प्रिय कैसे करोगे लोगों का, बाय इंश्योरिंग दैट यू यूज द मनी फॉर देयर वेलफेयर। ठीक है, तो वो आपको करना है। फिर संयोगेन हितेन वृत्ति, बेसिकली लोकप्रियत्वम, उनको खुश करने के भी लिए और उनका अच्छा करने के भी लिए, एंश्योर योर अर्थ इज यूज्ड इन दैट वे, इट इज यूज्ड इन दैट वे दैट मेक्स पीपल हैप्पी एंड इट्स फॉर देयर बेनिफिट। ठीक है, तो ये राजा के व्यवहार होने चाहिए।
देखो बाकी सारे वी सी वेरी आइडियलिस्टिक ऑल दैट, बट इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है चारेण चक्षु, क्या चल रहा है उसका भी ध्यान रखो, स्वयं का पढ़ना एजुकेशन ये भी बढ़ाते रहो, समाज में भी उनका प्रिय कैसे हो वो भी करते रहो, उद्योग एंटरप्राइज को बढ़ाते रहो, क्योंकि तभी ही योगक्षेम होगा, है ना। ऐसे पॉलिसीज नहीं होने चाहिए आपके कि आपके यहाँ जो उद्यम है वो लोग ना करें, या तो वो आलसी हो जाए, या तो आप उनपे इतना टैक्स डाल के बैठे हो कि वो बेचारे कुछ कर ही ना पाए, उनको उनके उद्योग का बेनिफिट ही ना मिले। ऐसे नहीं, आप उद्योग को प्रेरणा दो ताकि उसी से आपका जो प्रॉस्पेरिटी और वेलफेयर है वो बढ़ता रहे। तो अ मिक्स ऑफ बोथ सेल्फ रिलेटेड टिप्स as well as tips for how to be a good king to your masses, to your kingdom. Yeah. फिर वो आगे कहते हैं एवं वशेन्द्रियः परस्त्री द्रव्यम हिंसा च वर्जयेत। इस तरीके से इंद्रियों को वश में रखते हुए क्या नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं आपकी सारे इंद्रियों को वश में रखते हुए परस्त्री, पर द्रव्य, पर हिंसा वर्जयेत। किसी और के स्त्री पर आंख मत डालो, किसी और के स्त्री की कामना मत करो, जो रावण ने हमेशा करा और रावण के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण हुआ। औरों की स्त्री पर, ये वो नहीं कह रहे कि काम नहीं होना चाहिए, बिकॉज काम तो एक पुरुषार्थ हम कहते हैं, उसी से आपके बच्चे पैदा होंगे, गृहस्थ जीवन होगा, यू नीड दैट, बट डोंट डिजायर somebody else's wife, basically that is what he's saying. Don't desire somebody else's money, द्रव्य, किसी और की प्रॉपर्टी को मत डिजायर करो, यू वर्क टुवर्ड्स गेटिंग इट, है ना। अर्थ आपका होना चाहिए, स्वयं मेहनत करो, उद्योग को आप प्रोत्साहित करो, उत्थानेन, क्या तो पढ़ा था हमने, उत्थानेन योगक्षेम साधनम, प्रॉस्पेरिटी वेलफेयर खुशी के लिए सब कुछ करो, पर किसी और के इससे मत करो, किसी और का छीनने की वृत्ति से मत करो। और क्या कह रहे हैं, परहिंसा, करने के लिए हिंसा मत करो। अभी हमेशा वो हिंसा हिंसा की बात में चली जाती है, बट वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर, इवेंचुअली इट इज अबाउट धर्म। अगर कोई मनुष्य व्यक्ति आपके समाज में कंटक बनकर घूम रहा है, अगर योगक्षेम में लोगों के वेलफेयर में आड़ा बन रहा है, तो उसको आपको सजा देनी चाहिए, उसको तो आपको दंड देना ही है, इसीलिए तो राजा दंडधारी है, वो हिंसा नहीं है। इनफैक्ट दंड के लायक जो हो उसको दंड नहीं देना हिंसा है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड हिंसा नॉट एज लाइक लिटरल टर्म्स ऑफ वायलेंस, नॉन वायलेंस, या वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ धर्म। पर बिना वजह ऑल्सो जो आपका ना हो, राइट, हाँ, पर मतलब किसी और का हो, आपका ना हो, करेक्ट, यस जय, किसी और का, आपका ना हो, किसी और का हो, उन पर आप उसको पाने के लिए आप उद्यत मत होइए बेसिकली, और उसी कारण से हिंसा भी करने के लिए मत करिए, क्योंकि आप राजा हो इसलिए कर रहे हो, इसलिए ना करें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये वो कह रहे हैं कि एक राजा को ध्यान में रखना है। फिर और क्या नहीं होना चाहिए राजा में, तो वो कहते हैं स्वप्न, लौलव्यम, अनृतम, उद्यत वेशत्वम, अनर्थ संयोगम। उसके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो है वर्जयेत, जो इसके पहले भी वो कह रहे हैं कि परस्त्री, परद्रव्य, परहिंसा वर्जयेत, वो मत करो। ये उसके आगे भी ये कह रहे हैं कि ये चीजें मत करो। स्वप्न मतलब बहुत ज्यादा सोना तो आवश्यक है, पर इतना नहीं, यू शुडंट ओवरडू इट। आप फिर 8 घंटे 10 घंटे सोते रहो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो जब टाइम टेबल में बनाते हैं, जो आगे चल के वो बताएंगे कि राजा का दिन कैसा होना चाहिए, उसमें तो वो लिटरली 3 से 4 घंटे सोने के रख रहे हैं, ठीक है, लिटरली 3 से 4 घंटे सोने के रख रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अरे 8 आवर्स स्लीप इज अ मस्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू चाणक्य, बट दैट अपार्ट ही इज सेइंग डोंट ओवर स्लीप, डोंट स्पेंड योर टाइम स्लीपिंग, दैट इज वन थिंग। तो बहुत ज्यादा स्वप्न मतलब सोने में ना जाओ। लौलव्यम, फिकल माइंडेडनेस, कभी ये कभी वो, बहुत चपलता, इनडिसिसिवनेस, उससे आप दूर रहो। लर्न टू हैव अ फर्म ओपिनियन, लर्न टू हैव अ फर्म माइंड। वो कैसे होगा, अगेन मन को संयम करके, मन आपके संयम में होगा, मन पर आपका वश होगा, तो वो इधर उधर घूमता नहीं रहेगा। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ किंग। व्हाई अगेन, बिकॉज उसे निर्णय लेना है,
निर्णय लेने की क्षमता उसमें चाहिए, है ना, इसलिए ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, फर्मनेस चाहिए, निर्णय ले लिया फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की फर्मनेस चाहिए। सो डोंट बी फिकल माइंडेड इज व्हाट ही से। अनृतम, झूठ में मत जाओ, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक, ठीक है, सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट दैट डजंट मीन अनृतम मतलब आप मन में आया कन्वीनियंस के लिए झूठ बोलो, नहीं, नॉट दैट। कन्वीनियंस इज नेवर द केस, you don't do anything for convenience, you might have to do that for a धार्मिक context। हमने वो महाभारत की कथा हमने कई बार सुनी है कि वो कार्तिक मुनि थे, ऋषि जो थे, उनका क्या था, उनका नाम कि उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं हमेशा सत्य और केवल सत्य ही बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। और उनके पास भागते भागते कुछ गांव वाले आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पीछे डाकू पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ छुपने जा रहे हैं, आप प्लीज उनको बताना मत कि हम यहाँ छुपे हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर डाकू आते हैं और वो पूछते हैं उनसे कि अरे ऋषि जी, आपने देखा क्या कोई ये गांव वालों को यहाँ से भागते हुए? तो अब तो वो मुश्किल में, उनके दिमाग में तो अब विडंबना आ गई कि क्या करो, पूरा जीवन निकल गया, पूरा आयुष्य निकल गया सत्य बोलने में, अब असत्य बोलकर वो अपना मरना क्यों खराब करे, ऐसे वो सोच रहे हैं। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, वो वहां पर है, क्योंकि झूठ तो नहीं बोल सकते। और उनके एक इस सत्य आग्रह के कारण क्या होता है, जो गांव वाले होते हैं जिनका कोई दोष नहीं था, पर ये डाकू उनको मारकर लूट कर चले जाते हैं। और फिर वो कहानी आगे बढ़ती है कि जब उनकी मृत्यु होती है और यमराज कहते हैं कि अरे इनको आप नरक में भेज दो, और वो कहते हैं अरे मैंने जीवन भर केवल सत्य और सत्य पे आरूढ़ रहा मैं, आप कहते हो सत्यम वद न अनृतम, आप तो ये पढ़ाते हो हमें, वेदों में ही लिखा है, और जब पूरा जीवन मैंने सत्य में ही निकाला, आप मुझे आप मुझे नरक में क्यों भेज रहे हो? और तब उसे वो कहते हैं कि अरे तुमने सत्य का अर्थ क्या, वो बात जिससे इनोसेंट लोगों को तकलीफ हो, वो बात जिसका दोष ना हो, उसको अगर मृत्यु मिल जाए, ऐसी बात अगर होती है, तो वो प्रत्यक्ष सत्य भी असत्य के बराबर है। तो वो धर्म, देश काल धर्म का कॉन्टेक्स्ट समझना अत्यंत आवश्यक है कोई भी एक्ट के लिए। That's it, एज लॉन्ग एज पॉसिबल तो सत्य ही रहो, ऐसे नहीं कि कन्वीनियंस के कारण अरे मुझे किसी को जवाब ना देना पड़े इसलिए झूठ बोल के कट लो, ऐसा नहीं। It should be, your decision should be based on the need of the time, but the need of the time is not to escape your guilt, not to escape your mistake, वो समझ आनी जरूरी है। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उससे for the larger good, धर्म के लिए, धारयते इति धर्म, वो कॉज सस्टेनेंस का जो कारण है वो एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं, अगर वो फुलफिल हो रहा है तो वो बात सही है। अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं जिनका कोई दोष ना था, ऐसे गांव वाले लूट लिए जा रहे हैं, तो वो सत्य नहीं है, वो असत्य ही है, ठीक है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्मिक बात होगी। तो ये कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है। इसलिए हम जब यहाँ ये सब जब हम देखते हैं कि अनृतम वगैरह, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझिए, बट दैट सेड एज फार एज पॉसिबल वी स्टिक टू सेइंग द ट्रूथ, क्योंकि अगर सब झूठ बोलने लगे तब तो हो चुका, वो समाज एनार्की में चला जाएगा, टूट जाएगा, वो चलेगा नहीं, तो वो धर्म के विरुद्ध हो गया, है ना। खैर, तो अनृतम। फिर उद्यत वेशत्व, ये इंटरेस्टिंग है, अब तक वो आइडियल्स की बात कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं उद्यत वेशत्वम वर्जयेत, कपड़े ऐसे नहीं, इनडिसेंट कपड़े नहीं पहनो, ऐसे वो कह रहे हैं। बेसिकली किसी भी ओकेजन का मान रखो, आप राजा हो, अगेन राजा होने का जो उस पोजीशन का मान आपको रखना है, एक लीडर होने का मान आपको रखना है, अपने स्टेचर का मान आपको रखना है। सो डोंट ड्रेस इन अ वे दैट डिमीन्स यू, तो उसका भी ध्यान रखो। आप चाणक्य का पढ़ोगे ना, तो इट्स ऑलवेज अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस, वेरी प्रैक्टिकल एंड आइडियल, उन दोनों का बहुत ही अच्छा मिश्रण उसमें होता है कि आप करो कैसे चीजों को। तो हियर ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट। एंड अनर्थ संयोग वर्जयेत, कोई भी करप्ट ये हो उससे दूर रहो, विच यू थिंक इज अनर्थ, कोई भी करप्ट हो उन सब ओकेजन से आप दूर रहो। फिर अधर्म संयुक्तम च अनर्थ संयुक्तम च व्यवहारम वर्जयेत, ऐसा ही कोई करप्ट जो एक्शन हो, अधर्म युक्त
अधर्म युक्त कोई भी काम हो उससे आप दूर रहो, ये वो कह रहे हैं, ठीक है। फिर अगेन नथिंग लाइफ चेंजिंग, ये तो हम पढ़ते हैं करते हैं, सुना है हमने पहले भी। जय क्या कह रहे हैं, नरोवा कुंजरोवा is another example in the case of अश्वत्थामा, very practical। उस समय आप क्या करो, आपको द्रोणाचार्य जो है वो भीष्म नहीं है, वो आपके लोगों को मारे जा रहे, उनको रोकने का कोई तोड़ ही नहीं है, केवल एक तोड़ है, उनके अगर हाथ से शस्त्र गिराना है तो केवल एक तोड़ है, उनका जो पुत्र मोह है उसे जगाना। तभी ये नरोवा कुंजरोवा की बात होती है कि अश्वत्थामा मर गया, पर वो हाथी है या मनुष्य ये नहीं मालूम, ये कोई भी हो सकता, वो युधिष्ठिर ने कहा है। तो एनीवेज या कुमार गौरव पूछ रहे हैं क्या राजा साधारण कपड़े पहने जैसे शास्त्री जी पहनते थे उसके खिलाफ है, वो फटी हुई धोती पहन भी लेते थे। आज अगेन वो सारा कॉन्टेक्चुअल है, पर्सनालिटी डिपेंडेंट है, पर आउटरेजियस ना पहनो, ऐसे कपड़े ना पहनो जिससे आपका स्टेचर डिमीन हो, ये बात इसमें समझने की है, ठीक है। बेसिकली आप ड्रेसिंग भी करते हो तो उसके विषय में ध्यान रखो कि ओकेजन क्या है, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। फटे हुए कपड़े पहनकर वो निकल पड़ते थे, अच्छा एक एंड पर तो ठीक है, ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द पीपल, दूसरे एंड पे इनकी मैं बात नहीं कर रही, पर आप देखो कोई जो आर्मी इवेंट्स होते हैं उसमें कुछ कुछ हमारे नेता जो है वो चप्पल पहन के चले जाते हैं। One way to look at it is saying अरे कितना innocent है, but the other way to look at it is if you are in an army setting you better follow the etiquettes there, right? You are in that setting, you must be like that आप जो कपड़े पहनते हो ना उससे आप सामने वाले को भी क्या रिस्पेक्ट देते हो नहीं देते हो वो अब पता चलता है ना। इसलिए ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द ओकेजन इज व्हाट आई वुड से, और बेसिकली यही चाणक्य का भी अर्थ होगा। इट्स नॉट अबाउट लग्जोरियस कॉस्टली, वो तो आपके अफोर्डेबिलिटी पे है, आपका समाज कैसा है, अगर समाज पूरा प्रॉस्परस हो तो व्हाई नॉट, बट लेट इट बी रिस्पेक्टेबल। आपका समाज भूखा नंगा पड़ा है और आप ब्रांड्स पहन के चल रहे हो, दैट इज नॉट राइट। बट सबके पास सब कुछ है और फिर भी आप फटा पुराना पहन के जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, है ना। दैट शोज दैट यू डोंट जो शौच है वो आप में ना हो, ठीक है। तो इट्स बेसिकली ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज important. Again, not one of the most important things here, but just something to take care of, which Chanakya talks about the king. Anyways, फिर आगे the text says धर्म अर्थ विरोधेन कामम सेवे न निसुकः स्यात्। वो कहते हैं कि धर्म अर्थ अविरोधेन कामम सेवे, कि आप हर प्रकार का प्लेजर आप उठाए, ठीक है। काम का अर्थ वन इज सेक्स, वन इज डिजायर, वन इज जस्ट लिविंग अ प्लेजर, हैविंग प्लेजर पार्ट ऑफ लाइफ इज द काम पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जीवन में काम प्लेजर ना हो, उसका भी आप सेवन करो, indulge yourself in pleasure, but not that, but what kind of pleasure? धर्म अर्थ अविरोधेन, ऐसा प्लेजर जिससे आपका धर्म और अर्थ दोनों को ट्रांसग्रेस ना आप करो। पैसे है नहीं और मैं जुए में उड़ाता हूँ, दैट इज नॉट अविरोधेन टू अर्थ एंड धर्म, राइट। तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट यू कैन अफोर्ड, व्हाट इज विद इन योर मीन्स, आप प्लेजर का भी लिव अ प्लेजरेबल लाइफ, न निसुख स्यात्, ऐसे मतलब सुख के बिना रहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी स्थिति में जाने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने आप को टॉर्चर करो या अपने आप को कोई किस्म का आराम, ऐशो आराम, कंफर्ट ना दो, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज व्हाटएवर यू डू एंश्योर इट इज अलाइन्ड विथ योर मीन्स, योर रोल एंड योर धर्म, इतना उसका अर्थ है। तो एंजॉय एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जस्ट नो व्हाट योर लिमिटेशंस आर, नो व्हाट योर बाउंड्रीज आर, ठीक है, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। समम वा त्रिवर्गम अन्यो अनुबंधेन अनुबंधम
एको ही अत्यासेवितो धर्मार्थ कामानाम आत्मा इतरो च पीड़यति। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि तीनों को समान अर्थ से जियो आप। धर्म अर्थ काम, ये जो त्रिवर्ग पुरुषार्थ है, इनको समान अर्थ से आपको लाइफ में लाना चाहिए कि धर्म अर्थ काम के जो भी काम है। फिर किसी ने कहा है एको अत्यासेवितो, अगर इसमें से कोई एक ज्यादा हो जाए, ठीक है। अच्छा, इधर धर्म का अर्थ इज नॉट द कॉन्सेप्चुअल धर्म का अर्थ, अंडरस्टैंड इट मोर इन टर्म्स ऑफ रिचुअल्स, द रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर वो ही कोई करता रहे और पैसे कमाने का काम जो है गृहस्थ का काम है वो ना करे, पूरा टाइम पूजा पाठ में ही पड़ता रहे, ठीक है, तो बाकी पार्ट ऑफ लाइफ विल गो फॉर अ टॉस। या तो कोई ऐसा हो जो केवल काम केवल अपना बिजनेस ट्रेड के जो उसी में पैसा जनरेट करने पे लगा रहे, तो क्या होगा, वो पैसे से जो प्लेजर आना है वो तो नहीं आएगा, जो धर्म का काम करना है वो भी नहीं होगा। You are focused on only one, so everything other balance of life, basically the balance goes astray, ठीक है, ये उसका अर्थ है। परंतु कौटिल्य का मत कुछ थोड़ा सा अलग है इसको, and it's very interesting. What he says अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्यः, कि हाँ ठीक है, न निसुखस्यात्, ये सब तो सही है कि आप प्लेजर रखो लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आप प्लेजरलेस जीवन जियो, नहीं, ये बात नहीं है, ठीक है। आप धर्म अर्थ काम तीनों में लगे रहो, ये भी बात ठीक है। परंतु वो इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं है कि किसी और को आप एक की तीनों में से किसी एक को प्राधान्य ना दो। वो एक्चुअली कह रहे हैं अगर प्राधान्य देना है, अगर देते हो तो एक्चुअली अर्थ को प्राधान्य दो। बेसिकली एंगेज योरसेल्फ इन एंटरप्राइज, मेक योरसेल्फ प्रॉस्परस, मेक योर राज्य प्रॉस्परस। इफ यू मस्ट focus on your economy, focus on your wealth, focus on your prosperity, nail that down. कि धर्म और काम तो बात की बात है, but as a राजा, nail down on making yourself an economic superpower. This is Kautilya's underscoring. सबसे पहली बात, आज कोई भी चाइना के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोल पाता। क्यों? अचानक कोई चाइनीज लोगों से प्यार तो नहीं आ गया सबको? ओनली वन रीजन, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी दैट चाइना हैज क्रिएटेड फॉर द एंटायर वर्ल्ड, दैट देन लीड्स टू एवरी अदर पावर दैट यू गेट। उस टाइम पर चाणक्य यही बात कह रहे हैं, अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्य। कौटिल्य कहते हैं अर्थ एव प्रधान, अर्थ मूलो ही धर्म कामो इति। आपको आपके धर्म का संरक्षण करना है, अगर आपको धर्म को बचाना है, अगर आपको एक प्लेजरेबल लाइफ स्वयं जीनी है और आपके समाज को जीने देनी है, उसका मूल क्या है? अर्थ। सुखस्य मूल धर्म, धर्मस्य मूल अर्थ। यही जो हमने पहले देखा था कि अर्थ सबसे प्रधान है, बिकॉज आपका धर्म भी अर्थ पे अवलंबित है, आपका प्लेजर काम भी धर्म पर अर्थ पर अवलंबित है। एग्जैक्टली व्हाट यू सी टुडे, ये पूरा जो यूक्रेन रशिया का चल रहा है, समवेयर इट ऑल बॉइल्स डाउन टू रशिया फीलिंग थ्रेटेंड, राइट? कि उसका पावर, उसके जो रूट्स है वो कट हो जाएंगे, जो एक्सेस टू ट्रेड रूट्स है वो कट हो जाएंगे, वही सारा है इवेंचुअली। सो इट्स अ पावर प्ले एंड इकोनॉमिक्स हैज अ बिग रोल टू प्ले इन इट। तो उस टाइम पर भी और लोग कह रहे थे कि तीनों इक्वल होने चाहिए, कौटिल्य कह रहे नहीं, अर्थ एव प्रधान इति, अर्थ मूलो ही धर्म कामो इति, ठीक है, ये वो कह रहे हैं। मर्यादां स्थापयेत् आचार्यान अमात्यान वा, वो कह रहे हैं इसीलिए क्या करो, मर्यादा स्थापित करो। एक राजा को अपने लिए, अपने आचार्य, अपने जो पुरोहित है, जो मंत्री है, उन सबके लिए भी मर्यादा स्थापित करनी है, स्वयं के लिए भी मर्यादा स्थापित करनी है। किस चीज की मर्यादा? कि बहुत ज्यादा जो है वो काम में ना उलझ जाए, मदमस्त ना हो जाए, प्रमाद में ना चले जाए। ऐसा नहीं है कि आप सुख का जीवन ना जियो, न सुख का, वो तो कहा है कि आप प्लेजर भी रहो, लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, बट हैव अ लिमिट टू इट।
ठीक है, ड्रॉ द बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ एंड योर ऑफिशियल्स, योर मिनिस्टर्स, उन सबके लिए एक बाउंड्री आप ड्रॉ करके रखो, ये वो कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं य एनम अपाय स्थानेभ्यो वासयेयुः छाया नलिका प्रतोदेन वा रहसि प्रमाद्यंतम अभितु देयुः। और वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं आपके, सॉरी आई एम जस्ट गोइंग टू म्यूट क्योंकि डिस्टर्बेंस ना है। सॉरी, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि एक तो क्या लिमिटेशन होनी चाहिए वो आप सेट करो, और आपके जो आचार्य और मंत्री हैं उनको भी आप ऐसे स्थान पर रखो कि अगर आप राजा स्वयं प्रमाद में पड़ जाए तो वो आपको उसमें से बाहर निकल पाए। एंड हैव सम स्ट्रैटेजीज डिफाइंड। तो वो कह रहे हैं कि आज आप कुछ नलिका वगैरह दिखाकर, टाइम दिखाकर राजा को भी बताओ, अच्छा दिस इज इनफ, नाउ कम बैक टू वर्क। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले तो आप अर्थ पर ध्यान दें, ठीक है। तो लिव अ प्लेजरेबल लाइफ बट नो योर बाउंड्रीज, नो योर लिमिटेशंस, and do not ignore, focus on artha, focus on economy, focus on trade. That is the मूल of a सुखी राज्य। यहाँ पर बेसिकली ये बात कह रहे हैं चाणक्य, ठीक है। सो इसके साथ हमारा 7वां अध्याय खत्म होता है। अब क्योंकि यहाँ पर वो एक्चुअली एक श्लोक रह गया, उन्होंने अमात्य की, अभी तक मंत्रियों की, पुरोहितों की बात नहीं हुई है, पहली बार वो अमात्य जो ऑफिशियल्स है उनकी बात करना उन्होंने शुरू किया, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, जो लास्ट 15वां श्लोक है उसमें वो कहते हैं सहाय साध्यम राजत्वम चक्रम एकम न वर्तते कुर्वीत सचिवान तस्माद तेषाम च शृणुयान मतम। वो कहते हैं कोई भी राज्य है ना, उसके सचिव, जो मंत्री और राजा, वो 2 चक्र है। एक चक्र से कुछ नहीं चलता, राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो एक चक्र के बराबर हो गया। आपको दोनों चक्रों की आवश्यकता होती है। तो दूसरा चक्र जो है, एक है राजा, एक चक्र जो है वो है सचिव, आपके जो मंत्रिमंडल है, जो आपके ऑफिशियल्स है, who are actually going to implement the policies, who are going to run the, जो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, that is the other wheel of a society। वो एक दूसरे के साथ जब मिलकर काम करे ना, तभी ढंग से काम हो सकता है। तो यहाँ पर वो वही कह रहे हैं कि सहाय साध्यम, वो सचिव और राजा एकत्रित मिलकर काम करे, जैसे वाहन के चक्र मिलकर काम करते हैं। और इसीलिए आप कैसे सचिवों को चुनते हो वो अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इवेंचुअली इट बॉयज डाउन टू पीपल, राइट, जो वो काम करने वाले हैं, जो मंत्रिमंडल है, तो उनको आप कैसे सिलेक्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अब जो अगला पार्ट है उसमें मंत्रियों को सिलेक्ट कैसे करो उसके ऊपर हम आएंगे। बट बिफोर दैट, एनी थॉट्स अब तक जो हुआ, बिकॉज अभी तक था वो सारा एजुकेशन वगैरह वगैरह पे था, अब ये थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होगा और ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पे आएगा। तो बिफोर वी गेट इनटू एनी अदर टॉपिक, एनी थॉट्स, एनी कमेंट्स, कुछ किसी को कहना है? अच्छा, व्हाट आर द कमेंट्स, एक बार मैं देख लेती हूँ जो मिस हुए। आपने जो कमेंट्स डाले हैं वो किसी को कहने हैं? एनी दैट आई हैव मिस्ड? यस मैम। हाँ जी कुमार, आपको मैं गौरव कहूँ या कुमार कहूँ? मैम मेरा नाम कुमार गौरव ही। अच्छा कुमार गौरव, ओके ठीक है। के जी बताइए। हाँ मैम मैं ये कह रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था कि राजा को कपड़े वैसे पहनने चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा ये कहना है कि पर्यावरण में एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, ठीक है। तो जो जैसे हमारे लीडर्स होते, ठीक है, वैसे ही लोग फॉलो करते, जैसे आपने कहा। अगर वो सिंपल रहेगा, वो जनता को प्रॉस्परस करे, लेकिन जहाँ पे उसको पैसे खर्च करने हैं वो जनता को बताए कि भैया यहाँ पे आपको पैसे खर्च करने चाहिए, ठीक है। और प्रकृति का कम से कम एक्सप्लॉइटेशन करे, ठीक है। अगर वो सोने के बर्तन में नहीं खाएगा तो हमें खनिज पदार्थों को खोदना नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब कहने की बात कह रहा हूँ मैं ये नहीं चाह रहा कि सोने की खुदाई ना हो, ये कहने का मेरा मतलब। अगर वो सोने की प्लेट में नहीं खाएगा तो जनता भी नहीं खाएगी, वो पेड़ के पत्ते से खाएगी, दैट इज बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रकृति का नुकसान कम होगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसरो को काम नहीं करना चाहिए,
मैं कह रहा हूँ इसरो काम करे, वो मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है ताकि हम दुनिया में अपना इम्पैक्ट दिखा सके। क्योंकि वो कम अमाउंट में पोल्यूशन फैलाएंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर लोग कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जब पूरी जनता मिलके बायोडिग्रेडेबल चीजों पे काम करेगी, ठीक है, तो वो फिर हमें चांस दे देती है अपने आप को ऊपर करने के लिए, मतलब एज अ कंट्री, एज अ होल कंट्री। मेरा ये कहना था। हाँ ठीक है, आपकी कि बात कब सही है। बेसिकली आपका पॉइंट है कि राजा को अपने एग्जाम्पल सेट करना चाहिए बिहेवियर का। वो क्या हो वो एक चीज है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए वो इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बट द पॉइंट इज राजा जो भी करेगा प्रजा उसको फॉलो करेगी। यथा राजा तथा प्रजा, ये बात तो सही होती ही होती है। तो आपकी वो बात एकदम सही है कि जो भी करना हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी राजा का वेश भी कैसा हो, वो परिस्थिति, स्थान, काल, परिस्थिति डिपेंडेंट होगा, तभी की क्या ठीक है, आवश्यकता है। थैंक यू, बस ये रखना था कि और कुछ। जी जी ठीक है। आभा जी भीष्म प्रतिज्ञा की बात करें। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट बिकॉज देयर आर मेनी न्यूएंसेस टू इट। आपकी कुछ बात सही है। द अदर थिंग्स आई थिंक रिक्वायर अ लॉट मोर डिस्कशन एंड डिबेट। इट्स नॉट एज सिंपल एज सेइंग वो प्रतिज्ञा खराब थी, ठीक है। देयर आर अमित जी, गेटिंग टू दैट। अमित जी, हमें ये जो कुमार गौरव जी ने राजा की परिभाषा रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है पर्यावरण के, उसमें एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए जो अभी रिसेंटली हम बता रहे हैं। हम इंडिया गए तो उन्होंने बोला जी बहुत पोल्यूशन हो रहा है, और हमारा झगड़ा हो गया। हमने कहा अगर पोल्यूशन हो रहा है, तुम्हारे बच्चों को हो रहा है, तुमने अभी लग्जरी कार डीजल ड्रिवन क्यों ली है? राजा की जरूरियात अलग होती है जो हम लोगों की नहीं है। राजा को या प्राइम मिनिस्टर को या जो भी हेड ऑफ द स्टेट है, उसको खतरा ज्यादा होता है, उसको डिफेंड करना ज्यादा जरूरी है। उसके साथ एक गाड़ी में जाएगा तो उसके साथ 10 का कॉन्वॉय जरूरी है। हम लोग के साथ तो नहीं है ना। तो वी कैन नॉट से यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ ये होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट ढूंढना भी जरूरी है, लाइक एवरीवेयर एल्स। नहीं पूनम जी, आपकी बात आजकल वो सही है। नहीं हो यथा रहा है। राजा तथा प्रजा का सवाल ये है कि कोई भी आजकल बात पे एग्जाम्पल उससे सेट करता है राजा, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि अगर जनता 10 लीटर पेट्रोल यूज करे तो राजा भी 10 लीटर पेट्रोल यूज करे। नहीं नहीं, नहीं, दैट इज मेकिंग इट वेरी आपका डिफरेंट। दैट मतलब इज ये नॉट है द कि पॉइंट। अगर राजा के लिए 10 लीटर यूज हो रहा है तो जनता भी करे। नहीं नहीं, ये नहीं, यथा राजा तथा प्रजा का ये अर्थ नहीं है। अगर वो 4 रोटी खाता है तो जनता 4 रोटी खाएगी, ऐसा थोड़ी उसका अर्थ हो गया। द पॉइंट इज ओवरऑल, अच्छा जो जरूरियात है वो तो रहती है, बट इज इन बाकी एक्शंस क्या वो क्लाइमेट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? क्या वो ऐसे पॉलिसीज ला रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो? इवन स्वयं के इसमें विद इन स्टेइंग विद इन दैट आवश्यकता, राइट? इसमें तो आवश्यक है। किसी और बात में वो कर रहे हैं कि नहीं मैं एसी नहीं चलाऊंगा, जो भी। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, ठीक है। दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज के बारे में। इसलिए मैंने कुमार गौरव जी से भी कहा कि it's not the topic per se that is important, because every topic will have its own nuance. If I get into what he said, then I can also say कि अच्छा आप सोने की बात कर रहे हो, कितने सारे लोगों का जनजीवन आजीविका सोने पर है, तो क्या आप उसे तुरंत बंद कर दोगे? क्या उनका आप क्या करोगे, है ना? तो पॉलिसी डिसीजंस आर नेवर सिंगुलर। और आप कोई बहुत भी पॉलिसी डिसीजन लेते हो तो वो हमेशा आपको हर बात का विषय, हर चीज को समझ के लेना होगा। But the larger point which Kumar ji was making, and that is fair, कि राजा अपने लिए जो प्रिंसिपल्स सेट करेगा, प्रजा उसी हिसाब से करेगी। अगर राजा हमेशा देश का राजा प्रमाद में पड़ा रहेगा तो जो जनता है वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगी। राजा अगर डिसिप्लिन लाइफ जिएगा तो प्रजा से वो डिसिप्लिन एक्सपेक्ट कर सकता है। राजा अगर खराब वृत्ति में पड़ेगा तो जनता भी अपने हिसाब से जो करना है वो करेगी, क्योंकि वो किस हिसाब से दंड देगा। दैट इज द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। नॉट टू से कि राजा ने 4 रोटी खाई मैं भी 4 रोटी खाऊं, नहीं। वो भी कभी कभी होता है, जो हमने देखा था जब शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक खाना मैं छोड़ देता हूँ, और प्रजा ने किया था। पर वो बहुत कॉन्टेक्चुअल है, मैं वही कह रही हूँ। हमेशा कॉन्टेक्चुअल और लार्जर पिक्चर को अलग करके देखिए, नहीं तो ये होगा कि हर बात में हम लोग इसी पे अटक जाएंगे। और आजकल यही हो रहा है। आजकल यही हो रहा है, जब बात होती है वो तो बता देते हैं। चाणक्य ने ये कहा, मोदी जी इतने एक्सपेंसिव सूट्स पहनकर निकल रहे हैं, ये कोई नहीं बताता मोदी जी दिन में एक बार खाना खाते हैं।
नहीं, वो कोई आपकी नहीं बात देखता सही है, वही है ना कि ना। लोग तो हम लोग को बिना ये वजह देखना के है कि इसमें व्हाट इज द पहले गिर प्रिंसिपल जाते एंड हैं। हाउ इट शुड गो। हम लोग उसको भूल रहे हैं। और आजकल वेरी सिंपल हिजाब का जो मुद्दा चल रहा है, दैट्स टोटली बेस्ड ऑन दैट। कोई उसकी वजह नहीं है, ठीक है ना। इट इज जस्ट जो जिसने करना है। अब यहाँ पे वो चीज आती है, दंडनीय को दंड दिया जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे वो चीज आती है। नहीं सही है, ये जब हमारा राज्य में मानना है, तो हमारी मोदी समझ की में बात ये करें, आया। नहीं वो तो है, there is a larger context to it, but as I said, without getting into it, the point is yatha raja tatha praja is right, that is how it is, but it is not so much about taking individual instances and making it literal. That is not the point, so let's be aware of that. ठीक है, वो हर चीज का कॉन्सेप्ट हम ये अपने लिए समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये आप याद रखो। हम ये जो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं उससे किसी को जज करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। हम अर्थशास्त्र अपने जीवन में उतारने के लिए पढ़ रहे हैं। हमने रामायण अपने जीवन में उतारने के लिए पढ़ा है। एग्जैक्टली, सही। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो ये मुद्दे बहुत ज्यादा पॉइंट आउट हो रहे हैं ओनली इन दोज एरियाज, अमंग दोज सर्कल्स जो कि इसमें इन्वॉल्व है गवर्नेंस में, क्योंकि इलेक्शन उनका हो रहा है। तो तब ये सुनने में आता है, तो हर तरह के लोग, अब नीचे वाले लोगों तक व्हेन इट फिल्टर्स डाउन, उनको उतना कईयों को समझ है, कईयों को नहीं है। वो तो ये होगा चीज ना, हर दिस इज व्हाई, पूनम जी, हर समाज में हर किस्म के लोग होंगे। जो हमने कहा था, सबकी बुद्धि का लेवल भी अलग अलग होता है ना। हम कहाँ पर अटक के रह जाए हमारी चर्चा में, वो हमें एज अ ग्रुप, अर्थशास्त्र रीडिंग ग्रुप को डिसाइड करना है। तो वही हम लोग का, लेकिन द होल पर्पस देन बिकम्स फॉर एनी ग्रुप टू इवॉल्व। एक धर्म उनका ये भी होता है कि बाहर भी वो ज्ञान फैलाया जाए, तो जरूर फैलाइए ज्ञान बाहर, है ना। तो पहले हम इसलिए समझे तो सही। हम लोग को, इसीलिए ना कि हम लोग जब ये करते हैं तो हमें आज के उसको उसमें नहीं जाना चाहिए। भाई उसने तो कहा था सिंपल पहनो, ये तो ऐसा कर रहा है। करेक्ट, मैं आपकी बात से दैट इज पूरी व्हाट तरह वी आर सहमत डूइंग। हूँ। मैं हम आपकी लोग को बात यही से कहा जा पूरी रहा है ना, तरह तुम्हारे सहमत को तो ये कहा था, तुम ये क्यों कर रहे हो। अरे भाई वो 10,000 साल पहले कहा था, आज का आज की बात। तो हूँ। हर That's चीज what के कॉन्सेप्ट को हमको देखना है, और यही बात है, हम कॉन्सेप्ट समझे और फिर उन पर जाकर चर्चा विचारणा करें कि वो किस तरीके से लागू होते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ सम ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स इज दैट वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतने ही लागू उतने ही होते हैं। सही है, इसीलिए उसको सनातन कहते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ठीक है, गुड। तो हम आगे बढ़े, नेक्स्ट चैप्टर में जाए, मंत्रियों के इस पे, सिलेक्शन पे। जय आंटी, आप कुछ कह रहे थे, आपको कुछ कहना था? मैं वही कहना चाहती थी कि हम किसी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम वहां से लर्निंग प्रोसेस करना चाहिए जो उनकी अच्छी क्वालिटीज है। सॉरी मेरा गला बहुत खराब है, हाँ जी। तो हमें उससे कुछ अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी है, तो ही हमारा देश आगे होगा। और आप जैसे एजुकेटेड लोग अगर हमें ये शिक्षा दें, इवन हम हमारे स्टेज पे भी ऐसी क्वालिटीज अपनाएं, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। बस मेरा कहना वही है, जैसा राजा तैसा प्रजा। नहीं आंटी, थैंक यू। एकदम सही, आपसे मैं पूर्णतः सहमत हूँ इस पर। एग्जैक्टली वही है कि हम कॉन्सेप्ट को समझे, बट बात वही हो जाती है ना, जब हम डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये हो जाता है कि, और वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं सोच रहा है। जो ये बात कह रही है पूनम जी कि ये कहते हैं कि अरे मोदी ने इतना महंगा सूट पहना, वो कौन कहते हैं? उनके विरोधी कहते हैं, है ना। इस बात का कोई सही। अर्थ भी है क्या? पर ट्विटर पे यही बात बड़ी हो जाती है, हाउ डज इट मैटर? और हम सब सारे अपने टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं उसमें, है ना, क्योंकि वो डिफेंड करना आसान है, उस पर बोलना आसान है। कोई ज्यादा पॉलिसी मैटर हुआ तो हमें किसी को नहीं समझ आता, तो दोस थिंग्स डोंट टेक प्रेसिडेंस एट ऑल। और what should we do? We should not waste our time on those stupid topics and और focus मजे on की things बात that ये matter. होती है कि आप सबने देखा होगा, जब इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर मिलने गए थे ट्रम्प से, तो सलवार कुर्ता पहन के, चप्पल पहन के और तस्बीह पढ़ रहे थे। I mean, he has to replace going there as the head of state. तो अपने देश की गरिमा को बताना जरूरी है, नहीं वो वही है ना कि आप क्या मैसेज, चाहे वो कोई भी जा रहा हो। एक चीज हमने पढ़ी थी जब हम मैनेजरियल साइकोलॉजी, मैनेजमेंट साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो जो हमें पढ़ा रहा था, ही वाज वन ऑफ द टॉप लेवल पीपल, कहता है जब मैं ना किसी सीईओ से और किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए मिलने जाता हूँ तो अपनी ना लग्जरी कार लेकर जाता हूँ, और जब मैं किसी से पैसे मांगने जाता हूँ तो मैं अपनी
20 साल पुरानी फोर्ड टूटी हुई लेकर जाता, उसको लगे मेरे पास नहीं है तो मुझे देगा। एग्जैक्टली यही बात है, बहुत साल हो गए। कॉन्टेक्स्ट कि आप क्या सेम मैसेज थिंग देना अप्लाइज, चाहते वो प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई करता है। आप व्हाट आर यू रिप्रेजेंटिंग एट व्हाट टाइम। हैं। एब्सोल्युटली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। जो नेक्स्ट वाला है ना, उसको हम डायरेक्ट इससे नहीं पढ़ेंगे, मैंने उसके लिए कुछ स्लाइड्स बनाई है तो वो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये हम जो कह रहे थे कि वाद विवाद कैसे हो, या कोई भी प्रपोजिशन है उसको किस तरीके से पेश किया जाए, किस तरीके से उस पर आप अपना ऑब्जेक्शन करो, और किस तरीके से आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो पेश करो, ये थोड़ा सा उस फॉर्मेट में है। इसलिए मैंने सोचा अगर ये अपन स्लाइड में देखेंगे तो ज्यादा सही से आएगा। तो द क्वेश्चन इज हाउ डू यू नॉमिनेट योर ऑफिशियल, जो अमात्य है, जो इवेंचुअली आपका सारा काम करेंगे, उनको आप किस तरीके से नॉमिनेट करो। बात ये है, क्योंकि हमने देखा कि सचिव जो है और राजा जो है वो एक वाहन के चक्रों जैसे, ठीक है, उनका साथ काम करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आप किसे नॉमिनेट करते हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऋषि भारद्वाज क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों को आप नियुक्त करो जो राजा के सह अध्यायी हो, जो उनके साथ पढ़े हो, आप ऐसे लोगों को करो। अच्छा, क्यों करो ऐसे लोगों को? तो वो कहते हैं वो साथ पढ़े हैं, इसलिए राजा जानते हैं कि उनकी क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, उनका सामर्थ्य किसमें किसमें है, ये सब राजा बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए, और उन पर वो विश्वास भी कर सकते हैं, बचपन से जानते हैं, तो इसलिए आप उनको अपने अमात्य नियुक्त करो। तो विशालाक्ष कहते हैं, ऋषि विशालाक्ष है, वो कहते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, उनको न करो। क्यों ना करो? क्योंकि आप देखो, अगर हमारे मित्रों हैं तो द डायनामिक्स विद आवर फ्रेंड्स इज डिफरेंट, राइट? हम लोग ज्यादा इनफॉर्मल होते हैं। कोई फ्रेंड जो हो, फिर वो मोदी के भी फ्रेंड हो, तो वो फ्रेंड के तौर पे होते हैं, वो सडनली आपका रिस्पेक्ट और वो सब चेंज नहीं हो जाता, आप उनको बहुत इनफॉर्मली ट्रीट करते हो। तो वो कहते हैं कि क्योंकि वो लोग बचपन से खेले कूदे साथ है, तो एक राजा के स्टेचर के लिए जो रिस्पेक्ट और फॉर्मेलिटी देनी हो वो नहीं दे सकते, नहीं देते, और वो बहुत इनफॉर्मल रिलेशन हो जाता है, एंड दैट इम्पैक्ट्स योर वर्किंग एज वेल। तो वो सही बात नहीं है, उनको आप ना अपॉइंट करो। तो किसको करो? तो विशाल, क्योंकि ना करो इज नेवर इनफ, ठीक है। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्ग्यूइंग, यू कांट स्टॉप इट सेइंग इनको ना करो, खत्म। अरे क्यों नहीं? तो आप ऑप्शन दो। कुछ लोग हम क्या कहते हैं, वी क्रिटिसाइज एवरीथिंग, ऑप्शन क्या वो नहीं मालूम, ये क्या हुआ, अरे ये तो बहुत गलत हुआ, फलाना, अरे ये तो बहुत गलत है, ठीक है। देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग। ये ना करो तो क्या करो? डू यू हैव एन आंसर टू दैट? दैट इज हाउ द आर्ग्यूमेंट वुड हैपन। तो वो कहते हैं नहीं, उनको ना करो। उनको ना करो, किनको करो? वो कहते हैं ऐसे लोग जिनकी वृत्ति जो है वो राजा जैसी हो, कि उनके जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हो वो राजा जैसे हो। तो अगर राजा है, राजा को अगर हंटिंग का शौक हो तो उनको भी हंटिंग का शौक हो, अगर राजा को कुछ खेल का शौक हो तो उनको भी खेल का शौक हो। ऐसे लोगों को आप नियुक्त करो। क्यों ऐसे लोगों को नियुक्त करो? आपको कारण भी देना है। तो वो कहते हैं इसलिए क्योंकि वो जो लोगों के जो सीक्रेट्स है, जो काले धंधे है ना, वो राजा जानता है। तो अगर राजा उनके काले धंधे और ये जानता है तो वो लोग कभी राजा से विद्रोह नहीं करेंगे, वो हमेशा ऐसे ही काम करेंगे जिससे राजा खुश रहे। इसलिए ऐसे लोगों को जिनकी वृत्ति जो है वो राजा जैसी हो, अच्छी और बुराई दोनों में। तो पराशर कहते हैं नहीं, क्योंकि जैसे उनका काला चिट्ठा राजा के हाथ में है, वैसे ही राजा का भी काला चिट्ठा उनके हाथ में है ना, इट इज नॉट वन साइडेड। तो अगर वो लोग भी राजा के सारे ये दोष कर्म जानते हो तो वो लोग भी तो राजा को नचवा सकते हैं और राजा भी कुछ नहीं कहेगा, है ना, वो उनके अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसलिए वो भी सही बात नहीं है, इसलिए आप उनको ना करो। तो फिर आप किसको करो? वो कहते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत ही भयानक परिस्थितियों में राजा का संरक्षण करा हो, राजा को प्रोटेक्ट करा हो, ऐसे लोगों को आप नियुक्त करो। क्यों ऐसे लोगों को नियुक्त करो? तो कहते हैं कि उनकी जो स्वामी भक्ति है ना, जो लॉयल्टी है, वो अप्रूव हो चुकी है कि उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर राजा की रक्षा करी। पर पिशून करके है, नारद मुनि को, नारद जी को भी पिशून कहा जाता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि वो शायद एक ही थे, बट खैर पिशून ऋषि, यहाँ पे पिशून नाम दिया गया है। वो कहते हैं भक्ति ही ऐशा न बुद्धि गुणा,
भक्ति ये तो लॉयल्टी है, पर उसका मतलब उनमें अक्ल कितनी है ये नहीं पता चल सकता। कोई लॉयल हो सकता है पर वो केपेबल हो ये आवश्यक नहीं है। डिवोशन है बट उससे उसकी एबिलिटीज का पता नहीं चल सकता। इसलिए आप जो ये अमात्य ऑफिशियल्स का काम है इस पे उनको नियुक्त कर दो, ये बात सही नहीं है। अच्छा तो फिर किनको नियुक्त करो? तो पिशून कहते हैं उनको नियुक्त करो जिन्होंने जो कार्य उनको दिया गया हो वो कार्य सही तौर पर निपुणता से अगर उसे उन्होंने पार करा हो, अगर वो खत्म करा हो तो उनको करो। क्यों? क्योंकि उनका जो सामर्थ्य है, वो कार्य करने का जो सामर्थ्य है वो प्रूव हो चुका है, इसलिए आप उनको करो। कौणव दंत वो कहते हैं नहीं, ये भी बात सही नहीं है। क्यों बात सही नहीं है? तो वो कहते हैं क्योंकि ये हो सकता है कि उन्होंने उस कार्य को तो सही तौर पे निपटाया, परंतु जो अमात्य होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनका काम केवल और केवल कार्यों को निपटाना नहीं होता है, उनमें और भी गुण होने चाहिए। जैसे बात कैसे करो, डिप्लोमेटिकली कैसे बात करो, नेटवर्क्स कैसे करो, नेटवर्क्स कैसे बनाओ, किस तरीके से राजा से बात करो। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो उन ऑफिशियल्स के लिए आवश्यक है। केवल कोई काम कर देना इज नॉट इनफ। तो वो कहते हैं अच्छा तो इसी वो केवल दैट इज नॉट इनफ, तो फिर कैसे लोगों को करो? तो वो कहते हैं कि जो हेरिडिटरी, अगर कोई मंत्री है तो उसके बच्चे को, अगर कोई ट्रेजरर है तो उसके बेटे को भी ट्रेजरी का पता होगा, प्लस वो एलीट भी होंगे तो उनको ये पता है, उस परिवार को पता है कि भाई राजा के साथ उस सिचुएशन में कैसे रहो। जो हम एलीट्स की बात करते हैं ना, दे नो द इकोसिस्टम, सो दोज हु नो द इकोसिस्टम, दोज हु आर इन द इकोसिस्टम, उन्हीं को आप बना। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि उनका जो एक तो फैमिली का ये है एंड दे आर अवेयर ऑफ दिस, और उनका जो पास्ट कंडक्ट है उससे दे नो दैट दे हैव टू स्टिक टू द किंग। इनफैक्ट अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य से देखें तो लटियंस का जो हम कहते हैं, तो लटियंस आज भी गांधी परिवार के साथ क्यों चिपका हुआ है? एग्जैक्टली इस कारण से, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं। वो उनको समझते हैं, उनको समझते हैं, उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते। ठीक है, इसलिए वो लोग भी लुटियंस को ही चूज करेंगे, लटियंस के लोगों को, एलिट्स को, जो जिनके परदादा दादा लोग आईएएस वाले थे, ब्यूरोक्रेसी में थे, वही का वही सेम कबाल ऑफ पीपल। ठीक है, तो वो कहते हैं ऐसो को करो। वात व्याधि कहते हैं नहीं, ऐसो को ना करो। वाई? बिकॉज सच पीपल, जो ऐसे लोग हैं, जो लटियंस के एलिट्स हैं, वो अपने आप को ही राजा मानने लगते हैं, वो अपने आप को ही ऐसे बिहेव करते हैं, उनके हाथ में ही पूरा पावर आ जाता है और उनको लगता है वही जैसे राजा है, वही महान है, उनका ही कहना चलना चाहिए। जैसे हम देखते हैं लटियंस वाज ऑल अबाउट दैट। इसलिए आप उनको ना करो। सो डोंट अपॉइंट सच पीपल हु कम विद दैट एलिटिस्ट माइंडसेट, क्योंकि वो काम नहीं करेंगे, वो अपने आप को राजा समझ जाएंगे। तो किसको करो? ना कहना इज नॉट इनफ, तो किसको करो? तो वो कहते हैं जो नए लोग हो ना, उनको आप अपॉइंट करो, जो पढ़े लिखे हो, जो पढ़कर आए हो, पर हु आर आउटसाइड द लटियंस, हु आर आउटसाइडर्स, ऐसो को करो। ऐसो को क्यों करो? क्योंकि पहली बात तो वो लोग, राजा जो है वो बहुत ग्रेटफुल रहेंगे कि उनको ये चांस मिला, वो राजा को मानेंगे भी बहुत ऊपर कि नहीं ये हमें दंड दे सकता है, तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे राजा को गुस्सा आए। प्लस उनमें टैलेंट भी है, क्योंकि वो पढ़कर आए हैं, बाहर से आए हैं, तो वो खुद राजा हो जाए ऐसे काम नहीं करेंगे। तो बहुदंती पुत्र, वो कहते हैं कि नहीं, उनको भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक है पॉसिबल है कि वो लोग थ्योरी तो जानते हो, वो नीति शास्त्र ये सब थ्योरी है तो जानते हो, परंतु उसको अप्लाई कैसे करना ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं है अब तक। वो तो नए नए हैं, सिर्फ थ्योरी करके आए हैं, तो फिर किसको करो? तो बहुदंती पुत्र कहते हैं ऐसे लोग जो अच्छे परिवार से तो आए ही हो, जिनका थोड़ा बहुत इसमें बैकग्राउंड हो, साथ साथ जिनमें अक्ल भी हो, जो बहुत ऑनेस्ट भी हो, ये कुछ कुछ क्वालिटीज, जो ब्रेवरी भी हो, शौर्य भी हो, ये सारी क्वालिटीज जिसमें हो ना, आप उनको नियुक्त करो। तो सबने अपनी अलग अलग मत रखे। ठीक है, अब बात आई कौटिल्य पर, बट बिफोर वी गो देयर, लेट मी आस्क यू ऑल, इतने सारे हमने आर्ग्यूमेंट सुने, कैसे वो करना चाहिए नियुक्त? तो अगर हम हमारे लीडरशिप का सुने, ऑफ कोर्स अब तो इट्स नॉट एज इफ, फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो वैसे भी हम अपॉइंट करते हैं, ऑफिशियल्स नॉट डायरेक्टली, सो यू नीड अ डिग्री वगैरह वगैरह, बट दैट अपार्ट इतने सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उसमें से आपको कौन सा लगता है, कौन सा सही है?
अम्मी जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ प्लीज आंटी। मेरे समझ के हिसाब से तो जो रियली में टैलेंटेड है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, ऑनेस्टी भी है, ऐसे पर्सन को करना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर भी जहां तक मैंने समझा है मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से, जो लॉयल्टी है वो फॉरएवर नहीं रहती है, वो सरकमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होती है। डिपेंड्स कि वो पर्सन कौन से हालतों से गुजर रहा है। समझो उसको कोई बड़ा फैमिली इशू हो गया, कोई हेल्थ इशू हो गया, तो लॉयल्टी छोड़ भी सकता है। तो मेरे हिसाब से जो भी पर्सन चुने जिसमें ये सारी क्वालिटीज हों, फिर भी उनका बार बार एग्जामिनेशन लेना चाहिए, बार बार उनको देखते रहना चाहिए, उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि कहीं उसका लॉयल्टी डगमगा तो नहीं रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ऑफ कोर्स एज अ राजा उनको जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने का देखना चाहिए। फिर भी कभी कभी ऐसी भी कुछ बीमारियां लग जाती है कि जिसमें उनको बहुत सारा पैसा चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, ये चाहिए, तो उसमें वो लॉयल्टी से मुकर सकता है। और मेरे हिसाब से टैलेंट और इससे सबसे ज्यादा जरूरी लॉयल्टी है। टैलेंट भी ऑफ कोर्स है, सब क्वालिटीज है, बट जो इंसान लॉयल है वो टैलेंट भी आगे काफी बन सकता है पढ़ के लिख के। ये मेरा व्यू है। अभी आगे आप बताएं, समझाएं कि कैसा होना चाहिए। नहीं बहुत अच्छा, एक्चुअली आपने आपने जो बहुत आगे चल के और जो कहने वाले हैं कौटिल्य ऑलरेडी वो बात कह दी, तो वो हम और आगे देखेंगे। ये जो आप टेस्टिंग की बात कर रहे हो ना, ये आएगी कि आप कैसे उनकी परीक्षा लेते रहो, तो वो एग्जैक्टली ये बात कहते हैं। सो आई एग्री एंड आई एग्री विद द पॉइंट्स यू मेड एज वेल। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट प्रदीप जी से। हाँ प्रदीप जी, योर हैंड वाज अप। मेरे हिसाब से आई थिंक जया जी ने भी सही बोला। द ओनली वन थिंग आई ऐड इज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, एंड इट हैज टू बी स्किल्ड एंड नीड नॉट बी द ट्रेडिशनल। जितने जितने आचार्यों ने ये सारा का सारा बताया हैज बीन मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल व्यू which has come from a very old, I would not say old, orthodox thought process. In order to deal with the current economic situation or the economic situation which was foreseen by Kautilya at that point of time, I think he suggests, or he would suggest, that it has to be a continuous effort of continuous monitoring and the skill based person who is right for the right task. So it is definitely very tricky and too early, as you rightly said, too early to quote what he has thought and what he can think. So yeah, that's all I would say. फेयर पॉइंट, अग्री दैट आल्सो। आप जो कह रहे हो वो भी बात सही है कि मॉनिटरिंग तो चाहिए, और वो आगे कौटिल्य स्ट्रेसेस क्वाइट अ बिट ऑन इट। तो हाँ, ये भी सही है कि सब जो ऋषि हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक व्यू पॉइंट कह रहे हैं, एंड They are सबका कुछ ना contextual again. कुछ है। हाँ करेक्ट। Yeah, हाँ they are जयती, contextual based हाँ on their time. करेक्ट करेक्ट अग्री। जयती आप? मेरा ऐसा मानना है कि जिस चीज से नुकसान कम हो वो वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो अगर लॉयल वाला बंदे को रखने से किंगडम को और राजा को कम नुकसान होगा, भले ही उसमें शायद स्किल थोड़े कम रहे, तो आई थिंक दैट शुड बी द वे अबाउट इट, बिकॉज स्किल्ड पर्सन आपका इम्प्रूव कर सकता है अर्थ, लेकिन अगर उसने आपको डिसऑनेस्टी करी तो ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए लॉयल पर्सन फिर चाहे कम भी कंट्रीब्यूट करे लेकिन नुकसान तो नहीं कर पाएगा वो ज्यादा। तो आई थिंक वो होना चाहिए। फेयर पॉइंट, दैट इज आल्सो करेक्ट। गुड। तो इसमें कौटिल्य क्या कह रहे हैं? तो आपने देखा हम सबका इसमें थोड़ा बहुत सेम और थोड़ा बहुत भिन्न मत पड़ता है। ठीक है, और कौटिल्य जो है ना वो यही बात कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं? श्लोक नंबर मैम मैं कुछ 30। ऐड करना चाहता हूँ। हाँ कुमार गौरव जी बताइए। मैम मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना है कि मॉनिटरिंग तो हो लेकिन राजा स्वयं इसमें इन्वॉल्व ना हो। इससे क्या होगा कि उनको अगर शक हो गया कि राजा हम पे मॉनिटर कर रहा है तो वो भी आपके साथ डबल गेम खेल सकते हैं। अगर वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कराता है मॉनिटरिंग तो इसमें राजा भी बचा रहेगा और दोस्तों के बीच में दरार भी कम पड़ेगी। मेरा मानना ये है कि थर्ड पार्टी को रखना चाहिए मॉनिटरिंग को, और वो आपके लॉयल हो, उसका काम ही ये हो कि वो मॉनिटर करे जस्ट।
और आपको मुझे काफी अच्छा लग रहा है, सब लोग एकदम मॉनिटरिंग पे जा रहे हैं। जो आएगा और एक पॉइंट जो आएगा, पर अभी हम मॉनिटरिंग पे नहीं जा रहे, ये उसके पहले की बात है। अम्मी जी, एक और पॉइंट है मेरे ख्याल से, समझो सब बाकी जो प्लस पॉइंट्स है देख के सिलेक्शन हो भी गया, रख भी लिए मैन पावर, फिर भी उनके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर सम टाइम इंटरवल चेंजेस होते रहना चाहिए। तो उससे ज्यादा मालूम पड़ेगा कि हु इज मोर कैपेबल, किसको क्या दिया जा सकता है, कौन कौन सी जवाबदारी अच्छे से निभा सकता है। वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मेरे ख्याल से। अभी आई एग्री, बहुत अच्छे। एंड आई थिंक कौटिल्य कुछ इसी लाइन पे जाने वाले हैं, बट लेट्स हियर व्हाट अभी भी हमारा सोचना मानना है, जो समझ में आया हमें अब तक, कि इंसान जिसको भी आप पिक करें उसकी नेचुरल एबिलिटीज, एप्टीट्यूड्स, कैपेबिलिटीज, उसकी क्षमता और योग्यता देखकर करें, क्योंकि स्किल्स तो सिखाई जा सकती है। सही अब बात। हमें कोई कितना भी गाना सिखा ले, हम लता मंगेशकर जैसा नहीं गा सकते, ठीक है ना? गाना तो सीख जाएंगे, लेकिन जो वो कर सकती थी वो हम नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जो चाणक्य कर सकते थे वो हम नहीं कर सकते। तो जिसका नेचुरल एप्टीट्यूड होगा सिर्फ वही किया जा सकता है, उसी को ट्रेन किया जा सकता है। सही बात है, अग्री, ये भी बात सही है जी। आप लास्ट वन। क्या बोलते हैं, मार मार के साधु नहीं बनाए जाते, वो तपस्या से ही बनते। जिसको खुद को बनना है, जिसके अंदर वो है, वही बनेगा। नहीं, ठीक है, good. Abhaji, last one, फिर I'll tell you what Kautilya said. Yes, most points तो cover हो गए, which is skill and experience. The one thing that I wanted to add was, yes, they don't have to be friend, not like chuddy buddies who can take you for granted, but there is no test for somebody's loyalty or naitikta. Therefore, it should be from a known family or known circle. Because cultural values और नैतिकता, इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। So totally नए पर्सन को आप नहीं दे सकते हो if it is a key position. Like मुझे जो बातें याद आती है वो लोग याद आते हैं। If I take मोदी जी's cabinet, तो जो जयशंकर है finance minister, his father and Modi ji were really good friends. So and he comes from a family, right? जो हम elite family की बात करते हैं, actually comes from हाँ, एक मिनट, but it is not to say कि non elite को नहीं दे सकते, but the family values and what the family stands for should be known. Correct, agree. मैं इस बात पे एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। बात तो मैं बिल्कुल भी तो यही जो ऋषि जो लोग हैं ये कह रहे हैं ना, कि कुछ कह रहे हैं कि नहीं करो, कोई कह रहे हैं कोई नहीं। तो अब कौटिल्य इसमें ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सब बात सही है। He says, सर्वम उपन्नमिति कौटिल्यः, सर्वम उपन्नम, ये सब बात सही है। हर पॉइंट हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, दिस इज व्हाट ही सेइंग। इसीलिए कोई भी व्यक्ति को आप जब नियुक्त करते हो तब कैसे करो, कार्य सामर्थ्यात् ही पुरुष सामर्थ्यात् कल्पते। कोई कार्य जब हो उसी से वो पर्सन केपेबल हो या ना हो वो पता चलता है, इररिस्पेक्टिव वो कौन से फैमिली से है, वो चड्डी बड्डी है, वो क्या है, उसमें कितनी अक्ल है। इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू इम्प्लीमेंटेशन एंड डूइंग, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं विभाज्य अमात्य विभवम देश कालौ च कर्म च अमात्या सर्वे एव कार्याः स्युः तु मंत्रिणः। वो कहते हैं इसमें से आप डिपेंडिंग ऑन द देश काल, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप किसी भी व्यक्ति को चूज कर सकते हो। आपका चड्डी बड्डी हो पर उसमें बाकी सारे गुण हो, सामर्थ्य हो, तो केवल वो चड्डी बड्डी था इसलिए आप नहीं करोगे, ऐसा करोगे क्या? नहीं। क्या कोई नया आया है, he doesn't have the pedigree but he has the knowledge, एंड आपके उस समय आपको लगता है कि नहीं इस कार्य के लिए इसको रखा जा सकता है, तो क्या केवल क्योंकि वो उस फैमिली से नहीं आप नहीं रखोगे? क्या आप रखोगे? केवल क्योंकि जयशंकर एलीट फैमिली से है क्या आप उनको नहीं रखोगे? क्या ऑफ कोर्स रखोगे। ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ एज वेल एज अ डिप्लोमैट फॉर सो लॉन्ग। सो इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू देश काल। आपकी जरूरियत के हिसाब से, आपकी जरूरियत के हिसाब से आप इसमें से किसी को भी रख सकते हो। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, these cannot be
These cannot be hard rules, is his point. जैसी आपकी आवश्यकता हो उस हिसाब से, उस पोजीशन के सामर्थ्य के हिसाब से, उस पोजीशन की आवश्यकता के हिसाब से आप किसी ना किसी को रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप जब फॉरेन रिलेशंस की बात करते हो तब इट डेफिनेटली हेल्प्स if somebody understands all these dynamics and who has been there. जब आप ट्राइबल अफेयर्स की बात करते हो तभी इट इज इंपॉर्टेंट कि कोई वहां से आए. जब आप ट्रेजर की बात करते हो, ट्रेजरी की बात करते हो, तब आप किसी नए के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. Who brings in innovation? Who knows, right? So every position, every कार्य itself will have a different requirement per se. तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ ऐसे ही होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. All of this is possible. अगर हम सुरक्षा की बात करें, है ना, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, स्पेशली सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी की बात करें, तो लॉयल्टी इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट. भले फिर उसे बोलना ना है, बट लॉयल्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर देयर. जैसे जयती ने कहा, राइट, उस पोजीशन के लिए ही जो सबसे ज्यादा लॉयल होगा वो सबसे ज्यादा काम में आएगा. उसे बाकी कुछ ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द सामर्थ्य रिक्वायर्ड फॉर दैट कार्य. और वो बंदा कितना अच्छा है, बुरा है, वो इवेंचुअली वो जब कार्य होगा तब होगा. इसीलिए ये सारे ही उपयुक्त है. तो वो कौटिल्य कह रहे हैं, इसलिए ऑफिशियल लेवल पर आप इनमें से किसी को भी नियुक्त कर सकते हो, परंतु न मंत्रिणः, आपके जो क्लोजेस्ट मंत्री सर्कल है ना, जिसके साथ आप ऑनगोइंग बेसिस पर डिस्कशन करोगे, मंत्रणा करोगे, उसमें आप किसी को भी नहीं रख सकते. उसके लिए आपको और डिटेल्ड क्वालिटीज को डालना पड़ेगा. ठीक है, तो वो हम अगले सेशन में लेते हैं. He says ऑफिशियल के तौर पर गेटिंग वर्क डन, ऑफिशियल, ये आप किसी को भी ले सकते हो, परंतु एज योर क्लोजेस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट हम कहते हैं ना, एक तो मिनिस्टर्स एंड देन वी हैव कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो रेगुलर डे टू डे ऑपरेशंस का जो की स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है वो कैबिनेट लेता है. Of course, अपने तो कैबिनेट भी बहुत बड़े है. He says it should be like 3 to 4 people जिनके साथ आप मंत्रणा करते हो, बट खैर वो आप किसी को भी नहीं रख सकते. उसके लिए he gives very stringent qualities that are required, and that we will see. Again, the beauty of Chanakya, very practical. आपने देखा इसमें भी very very practical, very clear. ऐसा वैसा ही नहीं, doesn't matter. जिसकी जो आवश्यकता होगी, आपको लगता है इस पोजीशन के लिए ये बंदा ठीक है, ले लो. ना नहीं है, फ्रेंड हो तो भी रखो, ना हो तो भी रखो, एक्सपीरियंस हो तो भी अगर उसकी जरूरत है तो रखो, अच्छे फैमिली से हो तो भी रखो, नया है तो भी रखो, किसी में और कुछ ना है, लॉयल हो तो भी रखो. इट डिपेंड्स ऑन द थिंग यू रिक्वायर. दिस इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ कौटिल्य, एंड दिस वी विल सी आगे ऑल्सो. ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें then he gets into very specific qualities. He gives 20 qualities that the king must look for, especially जो उसके immediate ministers में, जो 3-4 closest ministers में उसे रखना हो, उनके लिए वो 20 qualities देते हैं. ये सारे चेक होने चाहिए, and we will see that in the next session. अच्छा, now the thing is, अगले सेशन में एक्चुअली अगले हफ्ते मैं ट्रैवल कर रही हूँ. one of my friends is getting married, तो मैं फ्राइडे टू संडे नहीं हूँ. तो अगला सेशन अगले सैटरडे नहीं मिलेंगे, उसके बाद के सैटरडे. ठीक है, तो अगला सैटरडे इज अपना ब्रेक, फिर वील मीट बैक द वीक आफ्टर. तो मैं आपको 2 हफ्तों में देखूंगी. तो वी क्लोज प्रार्थना